बायोलॉजी की जर्नी क्लास 11th में शुरू होती है एक बहुत बेसिक लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर से, द लिविंग वर्ल्ड। यही चैप्टर हमें बताता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है और कैसे साइंटिफिक नेमिंग और टेक्सोनोमी ने पूरे बायोस्फीयर को समझना ईजी बनाया। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्सोनोमी क्या होता है और कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, और कुछ PYQs जो नीट में भी आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी बायोलॉजी की जर्नी विद द वेरी फर्स्ट स्टेप, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। बायोलॉजी क्या होता है, क्या सबको पता है? बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो दैट इज साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। और इस लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो पुराना बंदा था, मतलब कि हमारे एंसेस्टर का एंसेस्टर का एंसेस्टर का एंसेस्टर का एंसेस्टर, उसको डिफरेंस ही नहीं पता था इन एनिमेट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो उसने कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया, जैसे कि विंड, सी, फायर, और उसने कुछ डिफाइन किया कि ये एनिमल्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं। एक कॉमन फीचर जो उसको लगा कि भैया ये बहुत सारी चीज़ों में है, वो ये है कि इनके अंदर मतलब ये जो सब हैं दे विल इवोक अ सेंस ऑफ ऑ और फियर। ठीक है, अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो वो बहुत बाद में आई ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स of identification, nomenclature and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically, that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे रिलेटेड हैं भैया एक दूसरे से। जो कभी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहे होंगे उन सब से। तो जो हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जिसको हम फाइलोजेनी भी बोलते हैं, है ना, तो वो सब हमें यही बताती है कि भैया सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं इन वन वे और दी अदर। और इस चैप्टर में एंड ऑल्सो फॉलोइंग चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लांट टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, हम प्लांट किंगडम के बारे में, हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे बेसिकली एक टैक्सोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमिस्ट क्या होते हैं, वो हम आगे अभी लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में कर लेंगे कवर। बहुत इंपॉर्टेंट अर्नेस्ट मेयर के बारे में दे रखा है इस चैप्टर से पहले। तो अर्नेस्ट मेयर जो है उनको द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता था। ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, इन्होंने एक क्या नाम है, ही जॉइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड रिटायर्ड इन 1975, assuming the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। ठीक है, तो बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे। ही लिव टिल 2004। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो जीते। ट्रिपल क्राउन फॉर द बायोलॉजी, बेल्सन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड प्राइज, एंड इवेंचुअली ही डाइड इन ऑलमोस्ट 100 years। सिंगल हैंडेडली इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, उसके बारे में बात करी थी। तो ही इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड, वेरी इम्प्रेसिव साइंटिस्ट। 80 year लॉन्ग इनका करियर था। इन्होंने ऑर्निथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, हर चीज़ के ऊपर काम किया है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या करेक्टरिस्टिक है एक ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म होना। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ इज एनी इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, कि आपके अंदर कोई ऐसा चेंज आ गया, जब आप छोटे थे अब आप बड़े हो गए, आपकी बोन्स ग्रो करी, आपकी मसल्स ग्रो करी, आपकी स्किन ग्रो करी। ठीक है, या इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन बायोमास आर ऑल्सो ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ऑब्वियसली आपकी नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज हो जाती हैं, आपका जो नंबर ऑफ सेल्स ऑब्वियसली इंक्रीज होगा जब हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। अगर आप एनिमल्स में देखोगे तो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर तरीके से ही ग्रोथ होती है। ऐसा तो नहीं है कहीं
से भी आपका हाथ निकल जाएगा, कोई एक और हाथ निकल जाएगा, उंगली निकल जाएगी, ऐसे नहीं होता है. एंड इट इज़ अनलोकलाइज्ड. प्लांट्स में इट इज़ इंटरडिटर्मिनेट, यानी कि कंटिन्यूसली होता रहेगा एंड इट इज़ लोकलाइज्ड ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के बारे में बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इज़ एक्चुअली सेम एज रिप्रोडक्शन. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आर इंक्लूसिव इवेंट्स, जबकि अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करोगे तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि वो अलग अलग दो अलग अलग चीज़ें हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर वन एंड द सेम थिंग्स. मल्टी सेलुलर में ग्रोथ इज डिफरेंट, रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट. अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ की बात करें तो लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, यानी कि अंदर से ग्रो हो रहा है कोई ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, जैसे कि अक्यूमुलेशन. एग्जाम्पल अगर इसका हम लें तो सैंड ड्यून्स हो सकता है. जैसे कि अगर कोई डेजर्ट्स में गया हो कभी, है ना, डेजर्ट आर लाइक रेगिस्तान, है ना, राजस्थान अगर तुम कभी गए हो तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी रेत के ऐसे ऊपर पहाड़ से बन जाते हैं ना. तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, रेत उड़ उड़ के आ रही है और ऊपर ऊपर जमती जा रही है, अक्यूमुलेशन हो रही है सैंड की, जिसकी वजह से तुम्हारा ड्यून जो है वो ग्रो करता जा रहा है. दिस इज नॉन लिविंग. ऑब्वियसली सैंड इज नॉन लिविंग. एक्सट्रिंसिक, बाहर से हो रही है ग्रोथ, है ना, बाहर से सैंड आकर उसके ऊपर जुड़ती जा रही है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो ग्रोथ के नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. अगर हम कहें तो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कि अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो हाँ जी उसका मतलब ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ऐसा तो नहीं है. हमने अभी सैंड ड्यून्स का एग्जांपल देखा. सैंड ड्यून कोई लिविंग होते हैं? नहीं होते हैं. तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वी कम टू रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. 12th में चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हें पढ़ने होते हैं. ट्रू रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वाई? बिकॉज इट शोज वेरिएशन. वेरिएशन शो करेगी. कल ही हमने सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर किया था उसमें हमने मियोसिस के बारे में बात करी थी, और हमने मियोसिस वाले वीडियो में ये बोला था कि जब प्रोफेज 1 वाला स्टेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है ना. तो वो रिकॉम्बिनेशन ही क्या करा रही है, तुम्हारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कॉज कर रही है, जिसकी वजह से जितने कुछ अलग अलग फीचर्स तुम्हारे पेरेंट्स और तुम में, ऑब्वियसली बिकॉज ह्यूमंस गो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम में ऑब्वियसली देयर विल बी सम डिफरेंसेस. यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, है ना. तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो टाइप है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें बताइए क्या होता है, हमने पढ़ना भी है आगे इवेंचुअली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो देयर इज 4 चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए. रीजेनरेशन, ठीक है, जैसे कि प्लेनेरिया में देखने को मिलती है. बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है 2 सेल्स में. ठीक है, दैट इज बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा में देखने को मिलता है. बडिंग यीस्ट में देखने को मिलती है, हाइड्रा में देखने को मिलती है. ऐसे चेन ऑफ बड्स बन जाते हैं यीस्ट में. ठीक है जी, दिस इज बडिंग. फ्रैगमेंटेशन इज एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइटा में होगी. लेट्स से ऐसे करके तुम्हारा कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बीच में ये फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे और ये फ्रैगमेंट्स अलग अलग अपने खुद से नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे पूरा. Reproduction is also not a defining property, as many living organisms are sterile. Very, very important. You cannot say that because somebody is able to reproduce, they are living. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बट दे आर लिविंग, जैसे कि म्यूल आर खच्चर. अगर तुम कभी पहाड़ों पे गए हो, किसी मंदिर मत्था टेकने गए हो, किसी गुरुद्वारे मत्था टेकने गए हो, तो वहाँ पर तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए, जैसे वैष्णो देवी भी जाते हैं तो वहाँ पर भी खच्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूल्स. दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द रिप्रोडक्शन बिटवीन अ हॉर्स एंड अ डोंकी, है ना. तो म्यूल्स आर स्टेराइल, यानी कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. एक म्यूल दूसरा म्यूल नहीं बना सकता है. इट कैन नॉट प्रोड्यूस इन अदर प्रोजेनी. ऐसे ही वर्कर बीज होती हैं. तो हनी बीज में बेसिकली क्या होता है, देयर इज क्वीन बी. ठीक है, क्वीन बी क्या है, इट इज़ अ फीमेल विच इज़ फर्टाइल. देन वी हैव वर्कर बीज, वो भी फीमेल होती हैं बट दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर स्टेराइल. ये और बीज नहीं बना सकती हैं. और होते हैं ड्रोन्स, जो कि होते हैं मेल्स, जो कि फर्टिलाइजेशन करके क्वीन बी से नई फीमेल्स बनवाने में हेल्प करते हैं. ऑल्सो देर आर स्टेराइल कपल्स. कुछ ऐसे कपल्स ह्यूमन्स में भी होते हैं विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. मे बी उनका रिप्रोडक्शन ढंग से, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ढंग से नहीं बने हुए हैं, मे बी उनकी फिजियोलॉजी ढंग से नहीं चल रही है, हार्मोन कोई इशू आ रखा है उनके अंदर,
अंदर, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भैया वो लिविंग ही नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं ही ना। तो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट इट इज़ ऑब्वियसली अ करेक्टरिस्टिक फीचर। करेक्टरिस्टिक फीचर तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि हाँ जी इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अगर हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट ऑल एन इंक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल भी नहीं है। इंक्लूसिव फीचर कौन सा नहीं है? दैट विल बी योर ग्रोथ। ग्रोथ इज नॉट एन इंक्लूसिव फीचर। वाई? बिकॉज ग्रोथ तो आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो देखने को नहीं मिलेगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इट इज नॉट एट ऑल एन इंक्लूसिव फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीसरे नंबर पे अगर हम आए तो दैट इज कॉन्शियसनेस, यानी कि आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो स्टिमुलाई को या नहीं। फिजिकल स्टिमुलाई जैसे कि लाइट को, केमिकल स्टिमुलाई जैसे कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो है वो पोलन जो है वो आकर अटैच हो जाता है पोलन ट्यूब से, और फिर उसके आगे आगे नीचे नीचे पोलन जो है वो जाता रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम ये पढ़ेंगे डिटेल में। या बायोलॉजिकल स्टिमुलाई जो है ना। तो सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं, दे डिपेंड ऑन फोटो पीरियड, यानी कि कितनी देर के लिए लाइट उन्हें मिल रही है ना। तो इट इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस आपको नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलेगी, एज ऑफ नाउ तो नहीं मिलती है, आगे पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया में। तो ह्यूमन इज द ओनली स्पीशीज दैट शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। हमें अपने बारे में भी पता है, सिर्फ बाहर के स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं हम, हमें अपनी कॉन्शियसनेस का भी पता है। अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली अ पर्सन इज इन कोमा या अ पर्सन इज ब्रेन डेड, यू आर सेल्फ कॉन्शियस। तुम्हें अपने बारे में भी पता है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम सिर्फ बाहर की चीज़ों का स्टिमुलाई नहीं दे रहे हो। योर इंटेलिजेंट, योर ब्रेन इज फॉर्म्ड इन अ वे कि आप अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस भी जानते हो। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल रिएक्शंस इनसाइड द सेल। कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज जब आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हो। एनाबॉलिज्म इज जब आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हो। तो मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म आपको कहीं और तो देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मेटाबॉलिज्म आपको नॉन लिविंग थिंग्स में किसी टेबल, चेयर, सैंड और ड्यून में तो नहीं मिलेगा। इन विट्रो रिएक्शंस या आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। जो हम लैब्स में रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं वो ना ही लिविंग होंगे ना ही नॉन लिविंग होंगे, पर लिविंग रिएक्शन ज़रूर है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंटिटी हम उनको नहीं बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ लिविंग रिएक्शन। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो जुड़ कर सेल ऑर्गेनल बनाते हैं, वो जुड़ कर सेल बनाते हैं, वो जुड़ कर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आगे क्या बनता है? हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म, है ना। यही होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बट इट डिपेंड्स ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ सेल ऑर्गेनल बनाने के लिए, फिर ये इंटरैक्ट करेंगे सेल बनाने के लिए, फिर ये इंटरैक्ट करेंगे टिश्यू बनाने के लिए, फिर बहुत सारे टिश्यू इंटरैक्ट करेंगे ऑर्गन बनाने के लिए एंड ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए। Thus, a living organism is defined as a self-replicating, evolving and self-regulating system. Very important line, बहुत ज़्यादा important line है ये, इसको याद कर लो। ठीक है, इस लाइन को नहीं भूलना है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिफाइन कर रहे हो आप? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्व कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कितना नंबर ऑफ स्पीशीज़ दुनिया में है जो हमें पता है। 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, हमें ये पता है, होने को तो इससे बहुत ही ज़्यादा होगा, हम सब नहीं जानते हैं सारे स्पीशीज़ को कितने स्पीशीज़ हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ये नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं। अब अगर तुम्हें कोई बोल दे कि भैया तुम्हें ये पढ़ने हैं, तुम 1.7 1.8 मिलियन स्पीशीज़ कैसे पढ़ोगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो तुम क्या करते हो? तुम उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में, सिमिलर ग्रुप्स में बांटने की कोशिश करते हो और उनको पढ़ने की कोशिश करते हो ऑब्वियसली। तो उसी प्रोसेस को कि जिससे आप इसको ग्रुप्स में बांट दो, आप आइडेंटिफाई कर लो अलग अलग चीज़ों को, आप कैरेक्टराइज कर दो और इनको एक पर्टिकुलर ऐसा नाम दे दो जिससे कि आप ये सब कुछ याद रख सको, आप पढ़ सको, आप समझ सको, और दूसरा बंदा भी, अगर आप इसको डॉक्यूमेंट करो तो दूसरा बंदा भी समझ सके उसको। दैट इज़ नोन एज टेक्सोनॉमी। तो इट इंक्लूड्स करेक्टराइजेशन, कि क्या क्या करेक्टर्स होंगे उन ऑर्गेनिज्म में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म।
क्लासिफिकेशन क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे. सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स इज टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट इज फाइलोजेनी. टर्म जो है सिस्टेमा, इट वॉज फर्स्ट यूज बाय कार्लस लिनियस इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे. टेक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं ताकि तुम ईजिली, अब काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारा काम कर लिया है तो तुम्हें आगे काम करने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं. बहुत सारे स्पेसिमन या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको किसी ऑर्गेनिज्म को, आप उसका नाम पता कर सको, आप उसके कैरेक्टर्स देख के आइडेंटिफाई कर सको कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, तो या तो स्पेसिमेंस होंगे जैसे कि हर्बेरियम होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, बोटानिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, है ना, या तुम्हारे पास होंगे डॉक्यूमेंट्स, कीज होती हैं, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स. तो बस यही है आज की वीडियो में, हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कि कैसे आपने अलग अलग कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, किंगडम, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, क्लास, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. वी विल ऑल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट दोज थिंग्स. ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, share this video and subscribe to the channel. I'm always here for all your biology needs. Goodbye, have a nice day.